हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके एसएससी जेई सीबीटी 2 या मैं कहूँ एसएससी जेई मेंस का एग्जाम अब आ चुका है। ऑलमोस्ट कुछ घंटे यहाँ पर अब बचे हैं। अब समय है ये सोचने का कि आने वाले कुछ घंटे तक हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा खराब इफेक्ट ना पड़ जाए और उस प्रिपरेशन को वेल या कहें कि हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, या कुछ गलत मैथोडोलॉजी या गलत तरीके से आने वाले एक दो दिन को अगर वो अप्रोच करते हैं तो एग्जाम में जैसा उनको परफॉर्म करना चाहिए उतना अच्छा वो परफॉर्म कर नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि आज की इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुनिए। जो सीबीटी 2 एग्जाम लिखने वाले हैं या फिर इन फ्यूचर में कोई भी बच्चा अगर किसी एग्जाम को लिखने जाने वाला है तो उससे एक दो दिन पहले उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आप लोग सीबीटी 2 एग्जामिनेशन को लिखने जा रहे हैं और कुछ घंटे अब आप लोगों के लिए बचे हुए हैं, या मैं कहूं कि हाँ, 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को सारी चीजों को कंपाइल करना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर रिवीजन। बहुत सी बार बच्चा ऐसा सोचता है कि सर, क्या मैंने अभी तक 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, तो अब मुझे वापस रिवीजन करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बेटा। एसएससी जेई या किसी भी एई जेई एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पर की पॉइंट्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सी बार कुछ डेटाबेस क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में यदि वो डेटा आपको याद नहीं होते हैं या फिर वो की पॉइंट आपको याद नहीं है या फिर वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाए, या हो सकता है इस तरीके की पता नहीं कितनी बार आप लोगों से मिस्टेक हो जाए। तो जब भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को रिवाइज करके जाना है। और इवन बहुत सी बार बहुत सारी चीजों को रट कर भी जाना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली एई जेई एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो आपका जो रिवीजन है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। अगर रिवीजन आपका कंप्लीट नहीं है तो आप मान के चलिए कि जितना अच्छा आप पढ़े हैं, जितनी अच्छी आप प्रिपरेशन किए हैं, उतना बढ़िया तरीके से आप वहां पर एग्जीक्यूट कर नहीं पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 2 में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वर्चुअल कैलकुलेटर। देखिए, वर्चुअल कैलकुलेटर को लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में गलतफहमी है कि शायद अगर कैलकुलेटर अलाउ किया है तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है सीबीटी 2 का, एसएससी जेई का, वो ये बताता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वहां पर नहीं आने वाली है। तो पहली चीज तो ऐसी है कि आप ये गलती ना करें कि आप सोचे कि सर अब कुछ ही दिन बचे हैं, या मैं कहूं कि 2 दिन बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं, तो मैं गेट के कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं। नहीं, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चंस वो नहीं पूछ रहा है। पर हाँ, वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी कैलकुलेशंस वहां पर देखने को मिल रही है। तो आपके पास में जो भी फिजिकल कैलकुलेटर है, आप उस पर प्रैक्टिस ना करें। जो वर्चुअल कैलकुलेटर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। इसका कारण यह है कि बेटा दोनों कैलकुलेटर अलग अलग एल्गोरिदम पर काम कर रहे हैं। एक कैलकुलेटर होता है जिस पर हम लोग लिखते हैं 2+2, यानी आपने ऑपरेशन दिया है, उसके बाद में आपने दूसरा नंबर लिखा, फिर आपके पास रिजल्ट आया। एक कैलकुलेटर ऐसा होता है जिसके अंदर आप पहले ऑपरेशन दे देते हैं, एक में बाद में ऑपरेशन दे रहे हैं, मतलब वो एक तरीके से काम नहीं करते हैं। तो कभी कभार क्या हो जाता है, वहां पर आप लोगों से मिस्टेक हो जाएगी। कैसे? सर, जब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर लिखता हूं, मुझे साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से सपोज, तो मेरे फिजिकल कैलकुलेटर में मैं लिखूंगा पहले साइन और फिर यहां पर आएगा 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वहीं जब वर्चुअल कैलकुलेटर के मेथोडोलॉजी को मैं दिखूंगा तो पहले आएगा 60, फिर इसके ऊपर 60 लिखने के बाद साइन ऑपरेशन पर क्लिक करना है तो इसकी वैल्यू आएगी। तो इसमें पहले साइन फिर 60, इसमें 60 और फिर साइन, तो ऑपरेशंस बेटा यहां पर कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को। इसलिए जो कैलकुलेटर वहां यूज करना है उसी तरीके के कैलकुलेटर के ऊपर एटलीस्ट एक दो दिन प्रैक्टिस करके जाओ। भले कोई रैंडम डेटा ही ऐसे कैलकुलेट कर लो जिससे आपको वहां पर कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैं कैलकुलेटर सही इस्तेमाल कर रहा हूं या गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। इसलिए वर्चुअल कैलकुलेटर का रोल जो है उसको समझिए और उसको थोड़ा सा सीखकर आपको जाने की जरूरत है। अब इसको सीखने के लिए कोई आपको 7 दिन की वर्कशॉप लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से देखिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपको सारे फीचर्स इसके समझ में आ जाएंगे। तो वर्चुअल कैलकुलेटर को सही से समझ कर आप जाइए। उसके बाद में आपके पास में बहुत सी बार
आपको बहुत सारे टीचर सजेस्ट करते हैं कि नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर नए टॉपिक पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं ये डिसाइड करता है पहली चीज तो वो टॉपिक कौन सा है, दूसरा वो एग्जाम कौन सा है। अगर मान लीजिए कि आप कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आपके सामने कुछ डेटा आ रहा है, या फिर मान लीजिए कुछ की पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है बच्चे, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उस एग्जामिनेशन के अंदर की पॉइंट्स, डेटा या फॉर्मूला, ये सब चीजें पूछी जा रही है, तो आप डेफिनेटली उसको कवर करके जाइए। अगर 2 घंटे उसमें लग रहे हैं तो आप उसको देखकर जाइए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका नया टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि शायद इसको पढ़ने के लिए मुझे पूरा एक दिन लगने वाला है, तो ये वो समय नहीं है कि आप एक पूरा दिन एक टॉपिक को दें। पर अगर कुछ नया डेटा सामने आया, कोई नया फॉर्मूला है, कुछ नया ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कुछ की पॉइंट्स है, उनको जरूर देखकर जाइए। अगेन मैं कहूंगा एई जेई एग्जामिनेशन जो है वो पूरा का पूरा आप समझते हैं कि सर की पॉइंट्स, फॉर्मूलाज, डेटा इनके ऊपर बेस्ड है। हाँ, कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं लेकिन ये सारी चीजें भी पूछी जाती है, इसलिए नए टॉपिक का अभी आप चयन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कंप्लीट पढ़ लिया है पर ये एक टॉपिक है जिसको अगर मैं 1 घंटा देता हूं तो शायद इसकी की पॉइंट्स मुझे समझ में आ जाएंगे, तो बेटा बिल्कुल दीजिए उसको। जितना ज्यादा मैक्सिमम चीजें आप साथ लेकर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर उतना ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये एक ऐसे पेपर है जहां पर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना पड़ता है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसके अंदर टीचर्स बोलते हैं कि क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर मान लीजिए आप एक IIT JEE एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां क्वेश्चन सेलेक्ट करना एक आर्ट होता है। लेकिन जब आप AE JEE एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो बेटा यहाँ मैक्सिमम पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ कभी ऐसा नहीं सोचना है कि सर मैं 50% ऐसा पेपर अटेम्प्ट करूंगा जहां पर मैं 100% श्योर हूं, नहीं। आपको यहाँ पर मैक्सिमम पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आपने 50-60% पेपर अटेम्प्ट किया तो आप तो कंपटीशन से ही बाहर हो गए। इसलिए जरूरी है कि मैक्सिमम कंटेंट साथ में लेकर जाएं और मैक्सिमम पेपर को वहां पर अटेम्प्ट करें। क्लियर? चलिए, तो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये मतलब ये टाइम, आज हम टीचर हैं लेकिन हम स्टूडेंट थे तो हमारे दिमाग में भी ये चीजें आती थी। जब भी एग्जाम होता है तो एक तो बच्चा बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है। किस बारे में सोचता है? उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से उसके दिमाग में आ जाती है कि स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस जो होता है ना, ये क्या करता है, उसके रेस्ट को, उसके आराम के समय को, जब बच्चा सोचता है कि सर मैं 8 घंटे प्रॉपर सो के जाऊंगा या 6 घंटे प्रॉपर सो के जाऊंगा, उसको नींद आएगी नहीं फिर। और अगर नींद नहीं आएगी तो बेटा जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपकी आंखें खुली रहेगी पर दिमाग सो रहा होगा। इसका मतलब हमें सबसे पहले कंट्रोल करना ओवर थिंकिंग के ऊपर, जरूरत से ज्यादा जो हम सोच रहे हैं उस पर कंट्रोल करना है। और उसकी वजह से जो स्ट्रेस बनने वाला है उसको रोकना है। जब आप इन सब चीजों को रोक लोगे तो आप प्रॉपर सो के जाओगे, तो वहां पर एकदम फ्रेश माइंड से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओवर थिंकिंग मतलब दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। पहली चीज तो ये आ सकती है कि सर आपने अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा तो अक्सर दिमाग में चलता रहता है कि यार क्या पता इसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया, और ऐसा अगर हुआ तो हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे स्कोर करेंगे, इस बात की टेंशन हो सकती है। ओवर थिंकिंग जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो, ओवर थिंकिंग बहुत सी बार बच्चों के दिमाग में पॉजिटिव भी होता है। कैसे कि सर सोचो अगर पेपर मेरे अकॉर्डिंग हुआ, मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, मुझे डिपार्टमेंट मिल गया, तो मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगा, कैसे लोगों को अनाउंस करूंगा, उनके क्या रिएक्शंस होने वाले हैं। इसको लेकर भी बच्चा बहुत ज्यादा सोचता है। तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस में आएगी, पर आपको उस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। आपको अपने दिमाग पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि वो ज्यादा ना सोचे, सिर्फ ये सोचे कि हाँ मैंने बढ़िया से पढ़ लिया है, अब मुझे परफॉर्म करना है, जैसा भी होगा एग्जाम में देखा जाएगा। अगर ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं किया तो दिमाग में स्ट्रेस डेवलप होने लग जाएगी और उस स्ट्रेस को आपको रोकना है। जब आप ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस पे कंट्रोल कर लेंगे तो जो तीसरा मेरा पॉइंट है प्रॉपर रेस्ट, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आप बढ़िया से आराम से सोएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसे में बच्चा एक और गलती कर देता है। जब उसको लगता है कि लेट्स से सपोज कल आपका एग्जाम है, उसको लगता है सब कुछ तो पढ़ ही लिया, सर ने कहा प्रॉपर रेस्ट करना, तो वो दिन में 2 घंटे सो जाएगा। अब आप सोचिए कि दिन में 2 घंटे वो सो गया है, अब इसकी वजह से उसको रेस्ट मिल चुका है तो रात को वैसे भी नींद नहीं आनी थी, अब ऊपर से 2 घंटे आप सो गए हो, अब और ज्यादा नींद नहीं आनी है। इसकी वजह से बहुत देर रात तक आपका दिमाग चलता रहता है, आप प्रॉपर सो नहीं पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिन में ना सोए, इस टाइम पर रात को अपनी 6 से 7 घंटे की नींद को पूरा करें। और उसके बाद में
आप बढ़िया से एग्जाम दे के आए। एक और चीज आप इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि आपका जो एग्जाम है उसका स्लॉट कौन सा, लेट्स सपोज ऐसे अगर मैं मान लेता हूं कि अगर आपका स्लॉट आया 2 से 4, मान लेते हैं ऐसे रैंडमली, अगर 2 से 4 आपका स्लॉट है तो इन 2 दिन में आप क्या कीजिए, 2 से 4 में डेली एक मॉक पेपर, मतलब रियल मॉक पेपर अगर आपके पास है भी नहीं तो जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उतने क्वेश्चन का एक सेट लेके 2 से 4 के बीच में सॉल्व कर लीजिए 2 दिन। इससे क्या होगा, इस प्रॉपर टाइम में अगर अभी तक आप रेस्ट किया करते थे, अभी तक आप सोया करते थे, तो ये 2 दिन थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करके देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्लॉट के अंदर आपका दिमाग सो रहा हो। तो आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, जिससे कि अगर कोई सिली मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे तो आप 1-2 दिन में रेक्टिफाई करके मेन पेपर के अंदर ये गलती नहीं करोगे। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा कुछ और पॉइंट के बारे में बात करता हूं। यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसी शॉर्ट नोट्स को हम फॉर्मूला बुक भी बोलते हैं। बहुत से पब्लिकेशन की फॉर्मूला बुक भी आती है, लेकिन हम देखिए थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते हैं। हम प्रेफर करते हैं अगर बच्चे ने खुद ने अपना शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बुक बनाया है, तो आप रिवीजन के लिए इन शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बुक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने अपने सारे नोट्स को कवर कर रखा होगा। और ये फॉर्मूला बुक और शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे कि एक दिन में आप पूरे सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। यदि आपने बना रखा है तो मैं आपको सजेशन जरूर दूंगा कि इनको आप जरूर रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इस समय यही है कि जितने ज्यादा की पॉइंट, जितने ज्यादा डेटा, जितने ज्यादा फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रहेंगे, उतना ज्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सी बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आप देखते हैं जेईई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बेटा कंसेप्ट और फॉर्मूला इन सब चीजों से जुड़े होते हैं। आपसे बोल दिया जाएगा एक पैरामीटर कम हो रहा है तो दूसरे पैरामीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पैरामीटर के बीच में अगर रिलेशन होगा तो आप ये एनालिसिस करके वहां बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये है तो डेफिनेटली आप क्या कीजिए बच्चे, यहाँ पर इसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद में मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि इस समय में क्या होगा कि आप नंबर ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे। आपको लग रहा होगा कि शायद पता नहीं किस टेलीग्राम ग्रुप पर क्या आ रहा है, किस सोशल मीडिया पर क्या आ रहा है। वहां पर नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इन नए नए क्वेश्चंस को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसका आपके कंटेंट से कोई लेना देना नहीं, आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर समय खराब ना करें बेटा। कोई भी इररिलेवेंट कंटेंट आपको दे रहा है तो आप उस कंटेंट से हट जाएं। ये वो समय नहीं है कि आप एकदम से जिस ट्रैक पर चल रहे थे उसको छोड़कर किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर आने वाले किसी कंटेंट पर ट्रस्ट कर ले। आपको अपनी ताकत के ऊपर, आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और इस तरह के इररिलेवेंट कंटेंट से, मैंने कहा अगर रिलेवेंट है तो ध्यान में रखिए, पर अगर इररिलेवेंट है तो बेटा यहां से आपको बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके समय को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है और इवन आपके दिमाग को भी एग्जॉस्ट कर सकता है। यहां से अगर आप सेफली निकल जाएंगे तो आपने जो प्रिपरेशन किया उसके दम पर आप एग्जाम के अंदर बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे। देखिए मैं तो दो ही बात जानता हूं, यदि आपने प्रिपरेशन बहुत बढ़िया की है तो आपको टेलीग्राम पर या कहीं पर इस तरह का कंटेंट मिलता भी है, तो जब प्रिपरेशन बढ़िया है तो उससे वैसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन खराब है तो टेलीग्राम पर अगर कोई ऐसा कंटेंट मिलता है तो एक दिन में आप उस एग्जाम को क्रैक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरह के कंटेंट से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत सी बार टेलीग्राम में एक क्वेश्चन वायरल होने लग जाता है, बच्चे उस पर 2-2 3-3 घंटे खराब कर देते हैं। वो काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्ट्रेटजी पे रहिए कि सर मुझे ये समय अपने रिवीजन के अंदर देना है, और 1-2 दिन में मैं अपने शेड्यूल को ऐसा रखूंगा कि जो मेरे को विंडो मिला है एग्जाम के अंदर जिसमें मुझे पेपर लिखना है, उसके अंदर मैं अपने आप को एक्टिव रखूंगा और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, जिससे कि मेरा दिमाग उस टाइम पर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो चीजें मैंने बेटा आप लोगों को बताई है उनको यदि आप आने वाले 24 से 48 घंटे या 72 घंटे तक फॉलो करेंगे तो 100% आप एग्जाम के अंदर बेहतर करके आएंगे। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं आप लोगों से कि आप डेफिनेटली इन चीजों को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने हमारे विजेता बैच के अंदर एसएससी मेंस के स्टूडेंट्स के साथ में काफी मेहनत की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अब उसके रिजल्ट को देने के लिए तैयार है और एग्जाम में जाके बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। एक बार मेरी और इजी प्रेप की पूरी टीम की ओर से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वहां पर अपनी तरफ से 200% देके आएंगे, और अगर आप अपनी तरफ से 200% देकर आएंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए इजी प्रेप के साथ में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।